हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से देख रहे हैं। सार संग्रह में आज का जो हमारा विषय है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, मतलब इतिहास में कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए हैं। देखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता कौन है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। जो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक जो है वो है स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया है। चीनी यात्रियों ने यात्रा वृत्तांत में भारत शब्द का जो है प्रयोग उन्होंने इन तू शब्द से किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। अब हम देखते हैं इतिहास हिस्ट्री को। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। इसमें है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के हैं प्रागैतिहासिक काल में, और आद्य ऐतिहासिक काल में 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के घटनाएं हैं, और ऐतिहासिक काल में देखें तो 600 ईसा पूर्व से आगे की जो घटनाएं हैं वो है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है वो प्रागैतिहासिक साक्ष्य जो काल है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं, उपलब्ध हैं, किंतु अपठनीय है। मतलब जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं गए हैं अभी भी। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित हैं और पढ़े भी लिखे भी जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। इन सब स्रोतों से भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संलग्नकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्ववत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आगे की जो हम ऑनलाइन प्रश्न है उसमें हम देखते हैं मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आद्य सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बाकी जो हम लोगों की लिपि है वो लिपि क्या होता है कि बाएं से दाएं लिखते हैं, और ये खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। नारद स्मृति में किस वंश के विषय की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में इस समय पूरे 1,00,000 श्लोक हैं और यह शतसाहस्री संहिता के नाम से या महाभारत के नाम से जाना जाता है। पहले इसे जैन संहिता के नाम से जाना जाता था। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहलाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को रेहला नाम से वर्णित किया है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन ह्वेनसांग ने किया था। प्रमुख अभिलेख व शासक इसमें देखें, एक कॉलम में अभिलेख है, दूसरे में उसे स्थापित करने वाले शासक। तो हाथी मुंफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय ने किया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने किया था। जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना रुद्रदामन नामक शासक ने किया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने किया था। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन ने किया था। ग्वालियर अभिलेख की स्थापना प्रतिहार नरेश भोज ने किया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने किया था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त ने किया था। अगला पॉइंट है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयू की नामक पुस्तक में ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। जो इब्न बतूता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि में महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का पता चलता है। चीनी लेखों का वर्णन
देखते हैं तो एक तरफ चीनी लेखक है, दूसरी तरफ उनका समय है और उनकी रचनाएं, फिर उनकी यात्राओं का विवरण है। तो फाहियान जो थे वो 900 उनका समय है 399 से 414 ईस्वी, और ये भारत दशा का विवरण नामक रचना किए हैं। और इसमें उन्होंने, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद या राजमहल को देव निर्मित बताया था। जो फाहियान था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को देव निर्मित बताया था। दूसरे यात्री हैं ह्वेनसांग, इनका समय है 629 से 645 ईस्वी, और इनकी जो रचना है CU की पाश्चात्य संसार के लेख के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। जो ह्वेनसांग थे वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तीसरे जो लेखक थे वो इत्सिंग थे। इनका जो समय पीरियड था वो 673 से 675 ईस्वी था, और इनकी जो रचना थी वो थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। ये सिंह जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है।